Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो ये आपका पर्टिकुलर सेशन नंबर 4 होने वाला है। एक्चुअली मैं ये वीडियो यार दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये मंडे को देखने को नहीं मिली होगी वीडियो। अब मैं ये मंडे को ये रात में बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज जो पहली वाली हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें यार कुछ एरर आ गया है ना। वो पूरी 1 घंटे की वीडियो थी, वो पता नहीं क्या उसमें मतलब कुछ तो दिक्कत आ रही है उसमें, मतलब वो ओपन ही नहीं हो रही है वो वीडियो। तो ये थोड़ा सा इश्यू हो गया, बिकॉज सिस्टम बीच में ऑफ हो गया था ड्यू टू सम इशू। खैर शुरू करते हैं ना, सेशन नंबर 4 शुरू करते हैं। लाइंस इसमें हम फिनिश कर लेंगे और मैं आज इसी सेशन में आपको लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स भी कराऊंगा, है ना। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार ये लीवर्स एंड सिंपल मशीन से, ये आप ये लगा लो रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। और एएलपी में पिछली बार भी भर भर के क्वेश्चंस आए थे इससे, तो इस बार भी आने की संभावना है। तो हम फटाफट से लाइंस में ना छोटा थोड़ा मोटा पार्ट बचा है, जो मेजर क्वेश्चन आने हैं वो मैंने पिछली क्लास में कराई दिए थे। वहीं से आपका टाइप डी की लाइन तक की जो मतलब टाइप डी तक की जो लाइंस है ना, उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। बट जो भी है बाकी का वो भी मैं आज कवर करा देता हूँ फटाफट से। एंड इसके अलावा बाकी का जो है हम लीवर्स एंड सिंपल मशीन करेंगे, और मैं इन दोनों के लाइंस के और लीवर के क्वेश्चन अब एक साथ कराऊंगा अगले वाले किसी सेशन में। क्योंकि यार अब ये क्या हुआ ना, अब मैं एक्चुअली मैं आज जैसे आपको ये वीडियो मिल रही है तो मेरा विचार था कि आज मैं लीवर्स एंड सिंपल मशीन पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो लीवर आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी? और जो मैंने आपको लाइंस में कराई है वो थ्योरी, तो अगर आपने कर ली तो उसमें आपका सारा का सारा काम हो ही जाएगा, है ना। तो बाकी अपने पास टाइम आज है नहीं ज़्यादा, तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने आपकी कहानी यहाँ तक ख़त्म कर दी थी। यहाँ तक कर दी थी, है ना। अब हम जरा फटाफट से टाइप ई वाली लाइन देखते हैं। टाइप ई लाइंस, है ना। चलो भाई। और इसके साथ ही साथ आप समझ लो टाइप एफ लाइन को, है ना। ई और एफ साथ साथ में ही जाते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये जो टाइप ई और एफ लाइंस होती हैं ये होती हैं हिडन लाइंस, ठीक है। हम इनको बेसिकली बोलते हैं हिडन लाइंस, या फिर आप इनको डॉटेड लाइन भी बोलते हो। डॉटेड लाइन। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है हिडन लाइन का यूज़ क्या होगा बेसिकली। देखो अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो कि ये है आपका, जो मैं ऊपर से एक क्यूब बनाता आ रहा हूँ। ये आपके पास में एक क्यूब है, ठीक है। ये मैंने एक सुंदर सा क्यूब बनाया। अब मैंने कहा इस क्यूब में ना मैंने यहाँ से एक छेद कर दिया, है ना। ये अंदर से हॉलो है, इसके अंदर जो है आपका ये स्पेस बना हुआ है आगे से लेके उधर तक, है ना। अब जब आप इसको अपने फिगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाएंगे तो मैंने बोला इसका जो है आप यहाँ से व्यू बताइए। इस डायरेक्शन से जब मैं देखूंगा तो आप बताओगे सर ऐसा है, और यहाँ पे आपने एक छेद बना रखा है। मैंने कहा ठीक है यार बढ़िया बात है। अब जरा इसका टॉप व्यू बनाओ, तो आपने कहा सर टॉप से तो ये ऐसा दिखेगा कि भैया एक यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। मैंने कहा यार टॉप व्यू में लेकिन तुम मुझे ये नहीं बता पा रहे हो कि यहाँ पे अंदर ये खोखला है, अंदर से ये हॉलो है, ये आप कैसे बताओगे। तो आपने कहा सर अब क्योंकि मुझे बाहर से मतलब दिखेगा तो नहीं यहाँ से, हिडन है, लेकिन मैं एक हिडन लाइन की मदद से क्या करता हूँ, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बना देता हूँ। तो मुझे क्या पता चल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग देख के आपकी कि भैया इसके अंदर कुछ एक हिडन यहाँ पे खोखलापन है, या फिर इसमें एक हॉलोनेस है। तो बेसिकली हिडन लाइन कैसी होती हैं, डॉट डॉट होती हैं, इनका साइज सेम होता है इन डॉट्स का, है ना। और फिर इनका काम क्या होता है बेसिकली कि आपकी कोई भी अगर क्या बोलते हैं आउटलाइन या कोई एज है जो कि हिडन है, तो उसको बेसिकली दिखाने के लिए क्या है, आउटलाइन और एज, ठीक है। ऐसा लिख लो हिडन आउटलाइन और एज, उसको शो करने के लिए टू शो हिडन आउटलाइन और एज वी यूज हिडन लाइंस और डॉटेड लाइंस। और टाइप ई और एफ दोनों हिडन लाइंस का या डॉटेड लाइंस का ही टाइप होते हैं। टाइप ई हो बेसिकल टाइप ई बेसिकली होती हैं थिक टाइप, है ना। मतलब ये जो डैश डैश लगे हुए हैं ये थिक होते हैं। टाइप एफ में जो है वो थिन होते हैं, ठीक है। ये इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। ये हो गए टाइप ई और एफ। अब आ जाइए आप अपनी टाइप जी पे। चलो भाई, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। अब जो टाइप जी वाली लाइन होती है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या हो जाएगी आपकी चेन थिन। अब आपको याद है मैंने ऊपर अपने जब मैं आपको बता रहा था सेंटर लाइन, कहाँ सेंटर लाइन बनाई थी मैंने। हाँ ये बनाई थी मैंने सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन का बेसिकली काम क्या होता था कि भैया कोई भी आपका सेंटर है, जैसे लेट से मैंने ये अपना एक सर्कल बनाया, इसमें भी ये सेंटर है। तो जो आपकी सेंटर लाइन होती है वही होती है
कहाँ चली गई, चेन थिन लाइन, है ना, मतलब टाइप जी की जो लाइन होती है वो चेन थिन टाइप की होती है, यानी कि चेन का मतलब क्या है, ऐसी एक चेन बनी होगी, ठीक है, और वो थिन वाली होंगी, है ना, तो इनका बेसिकली काम होता है, ये सेंटर लाइंस होती हैं, सेंटर लाइंस होती हैं। अब एक बात समझिएगा, अब आप कहोगे सर ई और एफ भी तो सेम ही सेम है, सेम नहीं है। अब ये जो जी है ना, ये बेसिकली इसमें एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, बताया था ना मैंने सेंटर लाइन के समय, एक बड़ा एक छोटा होता है, तो वही वाली बात है यहाँ पे। और या फिर आपको सेंटर लाइन दिखानी हो, या फिर आपको सिमेट्रिकल लाइन दिखानी हो, क्या होता है कई बार हम सिमेट्रिक लाइन भी दिखाते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपने एक ये रेक्टेंगल बनाया है, तो इसमें जैसे जो भी यहाँ मिडिल पॉइंट होगा वहाँ हम एक सेंटर लाइन बना देंगे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो हमें पता चलेगा यही लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, जो आप इसको फोल्ड करोगे ना, तो हर एक एक के ऊपर ये मतलब एक सेम सेम चिपक जाएगा, है ना, तो ये होती है सिमेट्रिक लाइन। तो बेसिकली आपकी जो भी सेंटर लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, या आपको कोई ट्राजेक्ट्री दिखानी है कि भाई आगे ऐसी ट्राजेक्ट्री होगी, ट्राजेक्ट्री समझते हो ना, तो भाई ट्राजेक्ट्री की लाइन को भी शो करने के लिए हम टाइप जी लाइन का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सेंटर लाइन कौन से टाइप की होती है, सिमेट्रिक लाइन कौन से टाइप की होती है, ट्राजेक्ट्री लाइन कौन से टाइप की होती है, तो ये सारी जी टाइप लाइन होती हैं। बात समझ गए। बस यहाँ से ना बहुत चुटकू पुटकू क्वेश्चन आते हैं, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बाकी इसके बाद में आपका आ गया एच, ठीक है, एच टाइप की लाइन कौन सी है, इसको बोला जाता है चेन थिक, चेन थिक एंड थिन एट एंड्स एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन, चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। अब हम समझते हैं बेसिकली ये है क्या। तो देखो यार, यहाँ पे आपको ये तो देख के समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे चेन थिक एंड थिन लाइन होने वाली हैं। अब चेन लाइन बेसिकली क्या होती है, दिमाग में इतना तो समझना चाहिए ना कि चेन लाइन मतलब ऐसी लाइन होगी, फिर ये होगी, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है ना, ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये होता है थिक, और ये होती है थिन लाइन, ठीक है, फिर ये होता है थिक और ये होती है थिन लाइन, फिर ऐसा थिक होता है, फिर ये ऐसा थिन लाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। इसका यूज कहाँ पे होता है ना, कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट से ये मैंने कोई एक मेरा ऑब्जेक्ट बढ़िया सा, ये तो मैंने रफ फिगर बना दिया, अब ये 3D में होगा, मुझे एक प्लेन बनाना है, कटिंग प्लेन, कि भाई इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये कटेगा, या फिर मुझे इसका चेंज इन डायरेक्शन दिखाना है, तो हम इस लाइन का यूज़ करते हैं। चेंज इन डायरेक्शन कैसे, अब ये यहाँ से फिर ऐसा हो जाएगा, है ना, तरीके से, अगर हमें ऐसे डायरेक्शन चेंज दिखानी है तो इस तरीके से दिखाएंगे ना, वहाँ पे आपकी टाइप एच लाइन का यूज़ होता है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जहाँ भी डिटेल में जाना था मैंने आपको बता दिया, बाकी जो बता रहा हूँ बस उतना याद रखना, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खर्च करना है। क्या हो गया भैया, जी एच आई जे, दो और बच रही हैं, है ना, एक होती है आपकी टाइप आई लाइन। अब देखो इसमें क्या है, एक सेकंड, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं होता है इसमें, जे और के होते हैं बेसिकली, है ना, तो आई नहीं होगा, जे एंड के होते हैं। अब हम टाइप जे लाइन देखते हैं। टाइप जे लाइन होती है चेन थिक, चेन थिक लाइन। अब ये देख के आपको समझ में आता है ना कि चेन थिक लाइन है, यानी कि वो कैसी होगी, चेन लाइन होगी ऐसी, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और सारे की सारी जो लाइंस है ना वो थिक होंगी यहाँ पे, यानी कि ये बड़ा वाला पार्ट भी थिक है और छोटा वाला भी पार्ट भी थिक है, ठीक है, तो इस तरीके की बात है। अब इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब भी आपका किसी हमें कोई लेट से मैंने ये बना दिया आपका, ये मैंने वही क्यूब बना दिया वापस से, हम्म, अपना पुराना चलता आ रहा है। अब मैंने कहा कि इस ये जो इसका हमें बेसिकली अब अगला काम करना है, मैंने कहा भाई कलर करना है, या फिर इसके टॉप पे कुछ काम करना है, कुछ डिज़ाइन बनवानी है, तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट इस एरिया में चाहिए, तो हम इसको डिनोट कर देंगे चेन थिक लाइन से, है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट लाइन और सरफेस वेयर, जहाँ पे क्या होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ में आती है इतनी सी बात, अरे बोलो हाँ, ठीक है, ये हो गया। इसमें अब इससे भी ज़्यादा आपको ध्यान रखना भी नहीं है। फिर होती है के टाइप की लाइन, सबके सबके ना नाम में ही इसका लाइन छिपी हुई है। जैसे इसका नाम होता है चेन थिन डबल डैश, डबल डैश, इसका क्या मतलब हुआ कि चेन थिन लाइन होगी, यानी ये थिन होगा, छोटा वाला थिन होगा, लेकिन यहाँ पे डबल डैश है, यानी कि इसमें जो छोटी लाइन होती है वो डबल होती हैं, एक बड़ी लाइन दो छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन दो छोटी लाइन, इस तरीके से होता है ये।
और जब हमें सेंट्राइडल लाइंस दिखानी होती हैं, सवाल ये एक बार आया हुआ है कि सेंट्राइडल लाइंस किस तरीके की लाइंस होती हैं। भैया याद रखिएगा, के टाइप की लाइन होती हैं, और इनको हम बोलते हैं चेन थिन डबल डैश लाइन होती हैं ये, ठीक है। या फिर आपको कोई इनिशियल आउटलाइनिंग दिखानी हो किसी चीज़ की, है ना, इनिशियल आउटलाइनिंग अगर हमें दिखानी होती है, कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई है बट हम इनिशियल आउटलाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इस लाइन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है आपका बेसिक बेसिक सी सारी की सारी लाइन थी। इसके अलावा आपका लाइन से अब कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना, एग्जाम में जो भी आएगा। और इसके अलावा मतलब 3-4 चीज़ें और कुछ फैक्ट बनते हैं, 3-4 चीज़ों के फैक्ट हैं जो कि मुझे बताने हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में ही इंक्लूड करूँगा। समझ गए ना कैसे? जैसे हमने स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, तो उसमें मैंने कुछ-कुछ चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू बताई हैं। तो वो 2-3 चीज़ हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवा दूँगा अगले सेशन में, तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा। फिलहाल हमें फटाफट से ना लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स की थ्योरी देखनी है यार। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ठीक है। इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये लगा लो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा। लिख के रख लो आप, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो ये यहाँ पे आ जाते हैं अपने सिंपल मशीन्स और लीवर पे, ठीक है। तो सिंपल मशीन का ही बेसिकली एक टाइप है लीवर। और देखो यार, इसको बहुत सीरियसली करना है लीवर और सिंपल मशीन को। ये देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल इसमें आए ही हैं पिछली बार, तो इस बार भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, ठीक है। सिंपल मशीन्स, देखो मशीन का बेसिकली काम क्या होता है ना, जहाँ पे हमारी मेहनत ज़्यादा लग रही हो, उस मेहनत को बहुत ज़्यादा कम कर देना, या जो भी हमारा टास्क है कोई, उसको बहुत ईजियर वे में कर देना, है ना, हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना लगानी पड़े, और हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? इसका काम क्या होता है सिंपल मशीन का। अच्छा, ये मैं अगर कोई थ्योरी बताने लग रहा हूँ ना, दैट मीन्स कि वहाँ से क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल फॉर्म में आया हो या कैसे भी आया हो। तो सिंपल मशीन का काम क्या है? एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देना एंड फोर्स को डिक्रीज कर देना, ठीक है। फोर्स आपको डिक्रीज मिलेगी, एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे हमें एक 6 तरीके की जो है सिंपल मशीन देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, मैं ज़रा डायग्राम की मदद से आपको ये समझाऊंगा। ये रही आपकी टोटल 6 सिंपल मशीन। अच्छा, सिंपल मशीन बोले तो क्या समझ में आता है यार? देखो, हर चीज़ मशीन है, आप जो देख रहे हो। आप अगर ड्रिलिंग मशीन देखोगे, वो भी एक मशीन है ना। आप अगर अपने पास में लैपटॉप देख रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, वो भी तो मशीन ही है, हाँ कि नहीं? उसमें एआई का फीचर है, उसमें अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें हार्डवेयर है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीन है। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स या फिर कॉम्प्लेक्स मशीन्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 तरीके की हमें मशीन देखने को मिलती हैं। एक होती है कॉम्प्लेक्स मशीन और एक होती है सिंपल मशीन। और सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन क्या है? अलग अलग तरीके की, लेट्स से उसमें 10 सिंपल मशीन का यूज़ हो सकता है, 20 सिंपल मशीन का यूज़ हो सकता है। तो अलग अलग तरीके की उसमें मशीन्स का यूज़ होगा, और वो मिलकर के आपकी एक कॉम्प्लेक्स मशीन बन के तैयार हो जाएगी। तो हमने बेसिकली क्या किया कि सिंपल मशीन के 6 प्रकार निकाले। जैसे अगर हम बोले फंडामेंटल जो यूनिट होती है ना, देखते हो ना कि भाई फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या आ जाती है। आप स्पीड देखो, स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, बट उसमें जो मीटर है वो फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल है। तो ऐसे ही जो मशीन्स के फंडामेंटल होते हैं वो हमने 6 निकाल के रख लिए। उसमें क्या क्या है? एक हमारा लीवर हो गया, एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अब देखो, इंक्लाइंड प्लेन भी एक मशीन ही तो है। जैसे कि आप देखो, अब ये एक आप देखो, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई इंक्लिनेशन बना रहा होगा। भाई मैंने आपको वो भी तो बताई थी, इंक्लाइंड लाइन। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। सपोज करो मुझे ऊपर से यहाँ पे सपोज करो सीढ़ियाँ होती हैं, और मुझे ऊपर से 50 किलो की एक बोरी लेकर के आनी है, या फिर 50 किलो का एक पैकेट लेके आना है। तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, अगर मैं इसको यहाँ से सरकाते हुए ले जाऊँ। उस पैकेट को मैंने यहाँ पे रखा, वो आराम से नीचे आ जाएगा। या फिर ये देखो, इसमें इस व्हील का यूज़ करके ये आराम से अपना सामान ऊपर ले जा सकता है। बट यहीं अगर वो होती आपकी सीढ़ियाँ, तो आप उसको अपने सर पे रखते, अपने हाथ में लेते, और फिर उस बोरी को अपने ऊपर उठाते और लेके आते। गधा मजदूरी करते बेसिकली। तो मशीन का काम क्या होता है? आप जो गधा मजदूरी कर रहे हो ना, उसको बचाना। बात की गहराई को समझ पाए? लीवर का काम क्या है? देखो, जैसे लीवर ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको देखो, ये जो पर्सन है, ये क्या करने लग रहा है यहाँ पे। ये कोई एक आपका स्टोन पड़ा हुआ था। अब इस स्टोन को आप क्या काम करते हैं भैया? या तो हाथ से उठा करके उठाते हैं। अब सपोज करो ये 50 किलो का स्टोन है,
अब आप इसको हाथ से धकेलते धकेलते आगे जाते, आपकी एफिशिएंसी तो कम होती, बट आप फोर्स ज़्यादा लगाते, थक जल्दी जाते। बट आपने क्या किया, यहाँ पे एक डंडे का यूज़ किया एज अ लीवर, और इसको आपने यहाँ पे फंसाया, एक यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे आपने एक वो लगा दिया पिवट का यूज़ करने के लिए, फिर छोटा सा एक पत्थर लगा दिया, इसका सपोर्ट लिया और आपने फटाक से इसको नीचे खींचा। अब नीचे खींचने में फोर्स तो कम लग रही है, लेकिन आपका एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आ रही है। बात की गहराई को समझ गए? अगर कोई भी सिंपल मशीन का एग्जांपल पूछे ना, कुछ भी हो, तो उसमें बस आप दिमाग में ये रखना कि यार मेरा क्या होने वाला है मशीन में, एफिशिएंसी तो ज़्यादा निकलने वाली है, बट मेरा जो फोर्स है या मेरी जो मेहनत है वो यहाँ पे कम लगने वाली है। दो तरीके कौन कौन सी हो गई, एक तो लीवर हो गया, एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। इसके डिटेल में मैं आऊँगा, अभी अभी बेसिक बेसिक समझ लो। फिर होती है वेज। वेज का मतलब क्या होता है बेसिकली, मैं इसको थ्रू डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो सबको पता है कि भैया वेज का मतलब क्या है, इस तरीके का एक आपके पास में चीज़ होती है ना, इस ये होती है वेज। बट ये बेसिकली अगर हम थ्योरी में देखें तो क्या है, इसमें आपके दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, टू इंक्लाइंड प्लेन्स अटैच्ड बैक टू बैक, है ना। कई बार बच्चे इस लैंग्वेज में फंस जाते हैं। जब भी आपके दो इंक्लाइंड प्लेन को बैक टू बैक जोड़ दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, वेज बन जाएगी। भाई इंक्लाइंड प्लेन, अब देखो ना, यही समझ लो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें मैंने दूसरा इंक्लाइंड प्लेन इसके बैक टू बैक जोड़ दिया, यही तो वेज बन गई। अरे बोलो हाँ, ये चीज़ों को समझना है ना। तो ये ही आपका होता है वेज। और वेज का काम क्या है, आपको ये मोटा सा लकड़ी का गट्ठा तोड़ना है, तो आपने इसमें वेज डाला, ऊपर से एक हथौड़ा मारा, तो ये बेसिकली क्या कर देगा, दो टुकड़े कर देगा। इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज को स्प्लिट करना, टू स्प्लिट। अब यहाँ पे आप ये हथौड़ा और इसकी जगह सीधा कुल्हाड़ी ले सकते थे, भाई कुल्हाड़ी को मारोगे ये कट जाएगा, तो कुल्हाड़ी का भी यही काम होता है। तो कुल्हाड़ी इज अ एग्जांपल ऑफ वेज। ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्स किस टाइप की सिंपल मशीन है, तो ये एक वेज है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं व्हील एंड एक्सेल पे। भैया व्हील एंड एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट, मानव सभ्यता की खोजी सबसे इंपॉर्टेंट है ये। एक्सेल क्या होता है, ये बीच में जो आप देख रहे हो फंसा हुआ है, और व्हील होता है ये। व्हील एंड एक्सेल का यूज़ तो सारे लोग जानते ही होंगे। भैया इसमें क्या होगा कि इससे फ्रिक्शन कम से कम होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अब ये जो आप व्हील देख रहे हो, इसका काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ये क्वेश्चन भी आता है, तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हील एंड एक्सेल, उसमें दे देगा फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो याद रखना, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है आपका व्हील एंड एक्सेल, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं स्क्रू पे। स्क्रू का पता, काम तो पता ही है भाई सबको, स्क्रू का काम क्या है, ये क्या, अच्छा स्क्रू में ना, ये डेफिनेशन वाइज यार इनसे बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या होता है ये तो सबको पता है भैया, स्क्रू ये है, बट इसमें डेफिनेशन कैसे देगा। वो क्या बोलता है ना, जब दो, अब उसने सपोज करो ये लिख दिया, टू इंक्लाइंड प्लेन्स अटैच्ड बैक टू बैक, तो आप उसमें ऑप्शन दे देगा, उसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, या वेज बोलते हैं, या स्क्रू बोलते हैं, या पुली बोलते हैं। जैसे चार ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा क्या है राइट आंसर, तो आपको ये पता हो गया, बैक टू बैक अगर जोड़ेंगे तो वेज है। लेकिन जब भी आप क्या करोगे, जैसे कि कैसे बताऊं यार, देखो जैसे ये स्क्रू है ना, ये आप देखो जरा ध्यान से, तो ये इंक्लाइंड प्लेन ही तो है। तो बेसिकली ये क्या होता है, अगर हम स्क्रू की डेफिनेशन देखें, तो इट इज अ इंक्लाइंड प्लेन, इट इज अ इंक्लाइंड प्लेन अटैच्ड टू अ शाफ्ट। या फिर ऐसे करो, अटैच नहीं होता ये, तो देखो ये रैप है। इंक्लाइंड प्लेन ये किस तरीके से लिपटा हुआ होता है ना स्क्रू में, तो रैप्ड, रैप्ड अराउंड ए शाफ्ट। भाई आप देखो स्क्रू क्या है, ये एक शाफ्ट है, इसी के पास, इसी के ऐसे चारों ओर क्या है, ये रैप हो रखा है इसका इंक्लाइंड प्लेन। तो कोई भी इंक्लाइंड प्लेन, जब आपका शाफ्ट, ये इंक्लाइंड प्लेन है, किसी शाफ्ट के अलोंग रैप कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रू, ठीक है। अच्छा स्क्रू का एक और क्वेश्चन आता है, इट, इसको कैसे बोलोगे, क्या करता है, बेसिकली कन्वर्ट कर देगा, है ना। इट कन्वर्ट्स रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इनटू, सीधा चला जाता है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, अरे सीधा जा रहा है तो वो लाइन से जो जाता है, लीनियर, है ना, लीनियर मोशन। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये रोटेशनल मोशन, भाई स्क्रू को आप कैसे ऐसे गोल गोल घुमाते हो ना, स्क्रू ड्राइवर की मदद से, तो उसको आप गोल गोल घुमाओगे, लेकिन वो लग कैसा रहा है, क्या गोल गोल होके वो उसका मतलब मोशन कैसा जा रहा है, वो हो रहा है लीनियर ही, मतलब लीनियर जाता है ना, ऐसा अंदर चला जाता है। तो ये रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर आती है आपकी पुली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल मशीन। भैया पुली, है ना, पुली देखो,
इसमें आपके दो हिस्से होते हैं, एक होता है व्हील और दूसरी होती है इसमें आपकी रोप। क्या होगा, एक व्हील ऐसा लगा दिया, ठीक है, एक रोप यहाँ से डाली, एक यहाँ से डाली। इसका काम क्या होता है, जैसे आपने वो देखा ही होगा यार, ये तो सबको ही पता है। आप कुएं में बाल्टी डालोगे, या कुएं में अगर आप देखो कभी, ये से ये कुआ है, सीधा आप रस्सी डाल के अगर पानी खींचना चाहो खींच ही नहीं पाओगे, ठीक है, बहुत मुश्किल है। और बहुत ज़्यादा उसमें आपकी फोर्स लगेगी। लेकिन आपने पुली लगाई, अपनी बाल्टी फेंकी, यहाँ से आप बहुत ईजिली से फट 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 करके आपने बाल्टी से पानी खींच लिया। तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये फोर्स इट कैन, पुली क्या करता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या किया हमने बेसिकली, हम देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज करके मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है फोर्स की इसके थ्रू, है ना। और बाकी मैं जब बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पुली से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, बेसिक बेसिक सबसे ज़्यादा सवाल जो आपके सिंपल मशीन में आते हैं वो आते हैं लीवर से। चैप्टर का नाम ही है लीवर एंड सिंपल मशीन, तो हमें सिंपल मशीन तो थोड़ी देखनी है, बट लीवर ज़्यादा देखना है, समझ गए। तो लीवर पे अभी हम फोकस ज़्यादा करेंगे। तो ये है पुली। एंड दूसरी चीज़, ये इट मल्टीप्लाइज द फोर्स, इट मल्टीप्लाइज द फोर्स, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो आपको 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, जैसे भी आपकी पुली है, जैसे भी काम करने लग रही है, ऐसी फोर्स आपको मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, फोर्स का फैक्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा गुना फोर्स बढ़ जाती है ना। ये बात है आपकी पुली की। अब मैं जरा सा लीवर पे आ जाता हूँ, ठीक है। सिंपल मशीन समझ गए ना कि यहाँ से क्या होता है, किस में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहानी आप समझ गए। अब हम आ रहे हैं लीवर पे। यार लीवर पे, चलो पहले लीवर ही पढ़ाता हूँ, है ना। एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ से टॉर्क के ऊपर भी कई क्वेश्चन आते हैं। टॉर्क समझते हो, त्वरण, त्वरण ही बोलते हैं ना, नहीं नहीं, त्वरण क्या बोलते हैं यार टॉर्क को हिंदी में। लो भैया, याद ही नहीं आ रहा, आई गेस कुछ घूर्ण करके कहते हैं इसको, हिंदी याद नहीं आ रही मुझे। चलो फिलहाल तो हम लीवर की बात कर रहे हैं ना। देखो लीवर क्या होता है, लीवर, ये आ गया लीवर, यहाँ पे ही समझाता हूँ ना। देखो, देखो लीवर जो है वो इस तरीके की सिंपल मशीन है जहाँ पे आपके 3 पार्ट्स होते हैं। लीवर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से भैया, एक होता है फल्क्रम, दूसरा होता है आपका एफर्ट, और तीसरा होता है आपका लोड, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ लीवर में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। पहले तो आपको ये समझना है कि फल्क्रम, एफर्ट और लोड ये बेसिकली होते क्या हैं, है ना। तो जब भी आप, सबसे सिंपल जो लीवर का फिगर है वो ये है। आपने पार्क में जब आप बचपन में जाते होगे तो आपने ये तो झूला झूला ही होगा ना, कि एक तरफ आप बैठ जाते हो, एक तरफ आपका दोस्त बैठ जाता है ना, दोनों लोग फिर झूलते हैं। एक थोड़ा वजन अपना ऐसा नीचे जाता है तो एक ऊपर जाता है ना। वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लीवर का। अब एक्चुअली में ये फिगर ना बिल्कुल गलत बनाया है मैंने, क्योंकि ये आपने ऐसे रखा तो ये कभी इस तरीके से तो रह ही नहीं सकता। या तो यहाँ पे इक्वल वेट रखे हुए हों, या फिर अगर आपका ये झूला खाली है तो ये हमेशा इस पोजीशन में दिखेगा आपको, ऐसा इंक्लाइंड दिखेगा। और ये सवाल ना आ चुका है एक बार, बड़ा प्यारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इन अ फ्री, ये इन अ फ्री बेसिक लीवर मशीन टाइप 1, द पोजीशन ऑफ रॉड इज, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो जब भी आपका कोई एक फ्री लीवर मशीन टाइप 1 पड़ी होगी, तो वो हमेशा ही आपकी किस में होगी, इंक्लाइंड रॉड होगी वो, स्ट्रेट रॉड तो नहीं होगी। ये कैसी होगी, इंक्लाइंड, ठीक है। ये एक सवाल आया है। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बेसिक वाला समझ लो, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे ना तो फिर तो ये अदर्स सिचुएशन में ही मतलब पॉसिबल है। खैर, तो ये बात है। अब जैसे मैंने ये बोला, इसमें ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, बट ये जो है आपका सपोर्ट पॉइंट, इसको ही बोला जाता है फल्क्रम, ठीक है। तो फल्क्रम इज द सपोर्ट पॉइंट ऑफ अ सिंपल मशीन, ठीक है, और या ऑफ अ लीवर। तो ये हो गया आपका फल्क्रम। अच्छा जी, तो अब हम इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी कैंची हो गई। इस कैंची में देखिए, यहाँ पे तो आपका ये जो है पूरा नॉब है, एक मतलब बेसिकली यहाँ पे एक आपका ये जो सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से ये मूव नहीं होगी ना, मतलब ये जो पॉइंट है ये तो फिक्स हो गया, तो इसको हम बोल देंगे फल्क्रम हो गया ये।
अब देखो इस कैंची में आप यहाँ अपनी एफर्ट कहाँ लगाते हो, आप मेहनत कहाँ लगाते हो, काम कहाँ पे होता है आपका, तो आप यहीं पे तो अपनी उंगलियां फंसाते हो। तो जिस एंड पे आप काम करते हो या जिस एंड से आप ऑपरेट करते हो लीवर को, ऑपरेट लीवर, उस मतलब उस बेसिकली पॉइंट को बोला जाता है आपका एफर्ट। ठीक है, जहां से भी आप किसी लीवर को ऑपरेट करने लगोगे वो आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है भाई अपना, ये बेसिकली आप कैंची में कुछ कुछ ना कुछ काटोगे ही। तो यहाँ पे लेट से आपने ये पेपर ले लिया है ना, आप इस पेपर को काटोगे, तो मैंने बोला ये इस पेपर पे जो काम होगा ना उसको हम बोल देते हैं लोड। तो बेसिकली द वेट कैरीड बाई लीवर इज लोड। ठीक है, तो जो भी आपका जहां से आप लीवर को ऑपरेट करोगे उसको बोला जाता है एफर्ट, जहां पे आपका वेट कैरी किया जाएगा लीवर के द्वारा उसको बोलते हैं लोड, और जहां से आपके लीवर को सपोर्ट मिलेगा उसे बोलते हैं फलक्रम। अब इन ये डेफिनेशन बताने का मेरा मेन मोटो ये है कि आप समझ पाएं, क्योंकि नहीं तो आप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में ना ऐसे कंफ्यूज हो गए, कभी कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी। अब मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये फिगर मैंने आपको दिखाया। अब जरा इसमें पहचानो कि ये क्या है, आपका ये कील निकालने वाला है ना। तो ये कील यहाँ पे लट से ऐसी पड़ी हुई थी और अब मतलब ये कील ऐसी लगी हुई है, इस कील को हमें निकालने का है। हमने इसको यहाँ फंसाया, कील ये हो गई आपकी। अब क्या होगा, इसका सपोर्टिंग पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये जो है यही तो इसका सपोर्टिंग पॉइंट बनेगा। भाई ये तो यहाँ पे मूव नहीं होने वाला है, तो ये इसका सपोर्टिंग पॉइंट यानी कि ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया। अब जो इसकी मतलब इसका जो वेट है, काम किस पे हो रहा है, तो काम हो रहा है यहाँ पर। इसको आप बोल दोगे भैया ये हो गया हमारा लोड। ठीक है, अब देखो अगर ये लोड है तो मैं इसको ऑपरेट कहाँ से करूँगा, मैं इसको ऑपरेट करूँगा यहाँ पे हाथ लगाऊंगा ना अपना, यानी कि ये हो गया मेरा एफर्ट। बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं, अरे बोलो हाँ। अब मैं ऐसे ही सपोज करो एक नट क्रैकर का एग्जांपल लेता हूँ, ये है लेट से ऐसा होता है नट क्रैकर, फिगर ही नहीं है इसमें, मैं ही बनाता हूँ, अपनी आर्ट का प्रदर्शन करूँगा मैं यहाँ पे। ये आपका ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ही टाइप का होता है, ऐसा। और ये हाँ बड़ा प्यारा फिगर बन गया, देखो ये होता है नट क्रैकर, आपने देखा होगा सुपारी वगैरह काटते हैं या कोई नट्स वगैरह को तोड़ना होता है तो हम नट यहाँ पे फंसा देते हैं ना, लट से ये एक आपका नट है। अब देखो इसमें आप ये कभी मत सोचना कि फलक्रम है तो वो बीच में ही होगा। मैंने क्या आपको ये बात बोली है कि फलक्रम बीच में होगा, मैंने क्या बोला, जो आपका सपोर्टिंग पॉइंट है जो कभी नहीं हिलने वाला है वो क्या होगा आपका फलक्रम। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्या ये कभी हिलेगा, नहीं हिलेगा, तो यहाँ पे इसका फलक्रम हो जाएगा ये। ठीक है, आगे वाला साइड। और आपने जो लोड रखा है वो कहाँ रखा है, बीच में रखा है ना, तो ये हो गया आपका लोड। और फिर आप काम कहाँ करोगे, हाथ से दबाओगे तो इस जगह है ना, तो यही आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एफर्ट। बात समझ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं सबसे बेसिक वाला फिर से बना लेता हूँ आपका फिगर, लेट से ये मैंने बना दिया है ना, ये लो, ये हो गया आपका फलक्रम। लेट से मैंने कहा कि यहाँ पे ये झुका इस तरफ से, यानी कि लोड यहाँ पे पड़ा होगा, इतनी सी कॉमन सी बात है, ये लोड पड़ा हुआ है, तो ये हो गया लोड लेट से आपका एल, फलक्रम हो गया एफ, और फिर आपका ये हो गया इधर एफर्ट डाल रहे हो आप। ठीक है, एफर्ट ऐसे डालोगे, हमें ऊपर उठाना है लोड को, यहाँ पे डलेगा एफर्ट ई नाम का। तो अब बात समझिएगा, ये जो फलक्रम का पॉइंट है ना, एक्सेस पॉइंट है जो यहाँ से लेकर के लोड के बीच में जो डिस्टेंस होगी हम उसको बोलते हैं लोड आर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, लोड आर्म बोलते हैं। और ये जो फलक्रम से लेकर के आपकी एफर्ट के बीच की डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्योरी ऑफ लीवर बोलती है, इसके ना बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो थ्योरी ऑफ लीवर आपसे बोलती है कि भाई ये जो तुम्हारा एफर्ट तुम डाल रहे हो, एफर्ट तुमने डाला, मल्टीप्लाई कर दो एफर्ट आर्म से। एफर्ट आर्म बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है ना, ये है डिस्टेंस। और ये जो एफर्ट डालोगे आप वो फोर्स होगी, यानी कि ये न्यूटन के फॉर्म में होती है। इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द लोड, ये जो आपका लोड होगा,
ठीक है, लोड क्या होगा भैया, कुछ ना कुछ mg के फॉर्म में ही होगा, है ना। तो फिर लोड मल्टीप्लाई बाई लोड आर्म, ये इसकी डिस्टेंस है। लोड आर्म क्या है भाई, फुलक्रम से लेकर के लोड के बीच की डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होता है। ये किसने बोला भैया, ये बोला लीवर ऑफ थ्योरी ने, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, थ्योरी ऑफ लीवर ने, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैकेनिकल एडवांटेज से, तो भैया मैकेनिकल एडवांटेज भी लिखा देता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। देखो मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या होता है ना, आपने जो भी ऊपर लोड रखा है, ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ये होता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि इस लोड को उठाने के लिए आप जो एफर्ट डाल रहे हो ना, वही तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा। अब भाई कॉमन सेंस लगाओ, आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है लीवर की वजह से, आपने जो भी लोड लगाया उसमें जितना एफर्ट डालना पड़ रहा है, वही आपका क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, पहली वाली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी वाली इक्वेशन ये हो गई, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि सर इस वाली इक्वेशन के हिसाब से तो जो लोड अपॉन एफर्ट है ना, वो इक्वल टू में है एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म को मैं ई ए लिख देता हूँ और लोड आर्म को मैं एल ए लिख देता हूँ। तो एल अपॉन ई बराबर ई अपॉन एल ए भी होता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा ना, वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए आपकी यहाँ पे एफर्ट आर्म की लेंथ दे देगा, लेंथ लोड आर्म की लेंथ दे देगा, और बता पूछेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज बता दो। तो मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या हो गया, लोड बटे एफर्ट, बट एफर्ट आर्म, अगर हम आर्म के टर्म्स में देखें तो एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म होता है। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है लीवर का, या तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, या फिर एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। दो छुटकू बुटकू से क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना इफ, इस क्वेश्चन को यार मैं थोड़ा सा घुमा ही देता हूँ, एक सवाल आएगा अगर आपको कभी, तो कहाँ यहाँ घुमाता हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि इन अ लीवर, इन अ लीवर, सिंपल लीवर है ना, सिंपल टाइप वन लीवर, टाइप वन लीवर, द लोड इज, लेट्स से लोड है आपका 5 यूनिट्स एंड एफर्ट इज 10 यूनिट्स। लोड 5, अरे यार लोड 10 का है, एफर्ट 5 का है, 5 यूनिट्स, देन what will be, what will be the velocity ratio, वेलोसिटी रेशियो। अब बताओ भैया, तो अब आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है वेलोसिटी रेशियो। तो देखो वेलोसिटी रेशियो जो आपका ये लीवर के केस में होता है ना, वो हमेशा ही सेम होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। और वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है, कि जो एफर्ट आर्म की लेंथ है उसके डिवाइडेड बाय लोड आर्म की लेंथ, ठीक है। बेसिकली ये जो एफर्ट बटे लोड आर्म होती है ना, ये होती है वेलोसिटी रेशियो। तो ये टर्म देख के घबराना मत, लीवर के केस में वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज दोनों सेम सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी मेरे को ज़रा दे देना कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, अगले वाले अच्छा कैसे निकालोगे ये आप लोड बटे एफर्ट करके निकाल लेना, और वही क्योंकि आपका एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म की वैल्यू आएगी, तो आपका आंसर अगेन 2 ही हो जाएगा, है ना। समझ गए ना ये वाली बात। चलो भैया, वेलोसिटी रेशियो आपने समझ लिया, आपने मैकेनिकल एडवांटेज समझ लिया, जरा सी एफिशिएंसी की बातें कर लेते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन की बात करते हैं ना। एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, कोई भी मशीन की अगर आपसे एफिशिएंसी पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, कि जो भी आपके वर्क का आउटपुट आया है, वर्क का आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क का इनपुट, ठीक है। अच्छा, ये तो बात है किसी भी मशीन के लिए, आपका किसी भी मशीन में जो भी आउटपुट निकलेगा उसमें आप इनपुट से डिवाइड करोगे, आपको यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी। बट अगर हम यहाँ पे किसी लीवर की बात करते हैं, फॉर अ लीवर, फॉर अ लीवर, या और इसका आप सेकंड फॉर्मूला समझ लो एफिशिएंसी को, लेट से मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। तो मैंने कहा भैया किसी लीवर के लिए क्या होगा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इसको पूरा लिखने की नीड तो नहीं है ना, समझ जाओगे ना। एम ए बोले तो मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय आपका ये वेलोसिटी रेशियो, ये होती है किसी भी लीवर का आपका एफिशिएंसी, या फिर किसी मशीन का एफिशिएंसी है, या आपका किसी स्क्रू का एफिशिएंसी है, किसी इंक्लाइंड प्लेन का एफिशिएंसी है, सबका क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए कहीं पे कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज इतना है, वेलोसिटी रेशियो इतना है, तो बता दो एफिशिएंसी क्या होगी, तो घबराना नहीं है, ये कर देना है सीधा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं आइडियल केस बता रहा था जहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। 1 का मतलब क्या है, 100%, ठीक है। इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो भाई अगर किसी लीवर का आपको मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि वो 100% इफिशियंट है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं क्यों बार बार आइडियल बोल रहा हूँ कि भैया एक्चुअल लाइफ में भाई ये पॉसिबल नहीं है। आइडियल कंडीशन में ही ऐसा होगा कि कोई मशीन या कोई लीवर आपको 100% आउटपुट दे दे। तो 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती। बात समझ गए? अरे बोलो हाँ। ठीक है, चलो भाई, ये कहानी हो गई एफिशिएंसी की। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लीवर्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीवर, यहीं पे लिखता हूँ मैं, इसके बाद ही लिखूँ। टाइप्स ऑफ लीवर्स, टाइप्स ऑफ लीवर्स, या इनको ना क्लासेस ऑफ लीवर भी बोलते हैं, क्लासेस ऑफ लीवर्स। तो घबराने का नहीं, कहीं क्लासेस देखने को मिले, कहीं टाइप देखने को मिले, तो एक ही बात है, क्लास वन टाइप वन, है ना, वही चीज़ है। अगर हम यहाँ टाइप वन की बात करें, टाइप वन, है ना, या फिर आपका क्लास वन, है ना, तो वो अपने दिमाग में रखना है ना, बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए ये चीज़, कि मैं अगर बोल रहा हूँ टाइप वन, दैट मीन्स ऐसा ऐसा है, ठीक है। चलो भैया, अब टाइप वन में क्या होगा ना, जो मैंने आपको सबसे बेसिक वाला दिखाया कि भाई आपका जो फलक्रम फलक्रम है वो एट मिडवे तो हमेशा नहीं होगा, ऐसा लिख लो कि फलक्रम इज ऑलवेज, अच्छा बिटवीन भी लिखना ठीक नहीं है ना, मिडवे ही लिखो, मिडवे वर्ड इज गुड, इज ऑलवेज मिडवे, मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन एफर्ट एंड आपका ये जो लोड होता है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा ना, जैसे ये है, अगर मैं एक ऐसे ही नॉर्मल लिखूं, तो हमेशा फलक्रम आपका बीच में रहेगा एफर्ट और लोड के, ठीक है, ये कहानी समझ में आती है। तो एफर्ट लोड के बीच में जब भी आपका फलक्रम देखने को मिलेगा, यानी कि ये कैसा है भाई, टाइप वन है। अच्छा, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं ना। टाइप वन का एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो सीजर्स ही है, सीजर्स हमेशा पूछा जाता है। या फिर आप इसके अलावा ले सकते हो, जैसे कि क्या लोगे यार, हाँ ये ऊपर मैंने जो दिया, पुलिंग अ नेल, पुलिंग अ नेल आउट, जैसे कि आपने ऊपर देखा भाई हमें कील निकालने लग रहे हैं, तो भाई वो भी आपका टाइप वन ही तो है, ये वाला। चला गया ये वाला। देखो यहाँ पे फलक्रम बीच में है, इधर पे आपका लोड है, इधर पे आपका एफर्ट है ना। फलक्रम यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में है, तो फलक्रम जब भी आपको एफर्ट और लोड के बीच में दिखेगा ना, दैट मीन्स कि भैया वो कैसा है, ये अपना टाइप वन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, या फिर आपका ये हो जाएगा एफर्ट वाली जो आपकी आर्म है ईए अपॉन का लोड आर्म, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज को वन करना होगा तो लोड और एफर्ट की वैल्यू वन, मतलब लोड और एफर्ट या तो इक्वल हो जाएंगे, और अगर लोड और एफर्ट इक्वल हो गए तो अपने आप में जो, मतलब ये ऑटोमेटिक है, अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म अपने आप में इक्वल हो ही जाएगी अगर आपके लोड और एफर्ट इक्वल हो गए, ठीक है। और अगर आपके एफर्ट आर्म और लोड आर्म इक्वल हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपका लोड और एफर्ट इक्वल ही होना है। तो ये समझ रहे हो, को रिलेटिव है। भाई आप थोड़ा सा दिमाग खुद से भी तो लगाओ। मैंने कहा कि यार आप बोल रहे हो कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज वन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अगर आपने ये डिस्टेंस इक्वल कर दी, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है भैया, आपका लोड और एफर्ट भी यहाँ इक्वल होने वाला है, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे ई ए यानी कि यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इक्वल टू वन हो सकता है। अब मैंने कहा कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपका लोड ग्रेटर देन एफर्ट हो, लोड ग्रेटर देन एफर्ट हो, या फिर आपका ई ए ग्रेटर देन एल ए हो। ये पॉसिबिलिटी भी तो है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन भी पॉसिबल है। मैंने कहा ठीक है यार, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ई ग्रेटर देन एल हो जाए। तो आपने कहा हाँ सर ये भी पॉसिबिलिटी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेट लेस देन वन भी हो सकता है। तो हमेशा टाइप वन वाले केस में मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी इक्वल टू वन, कैन बी ग्रेटर देन वन, और कैन बी लेस देन वन। ठीक है। अच्छा, ये बात आप अगले वाले टाइप में समझोगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, है ना, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन कि भैया कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन वन होता है। अब हम जरा टाइप टू पे आ जाते हैं। टाइप टू, एक बार जरा मैं कलर को चेंज कर लूँ, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। हाँ, ये वाला कलर लेते हैं। देखो टाइप टू में क्या होगा कि जो आपका लीवर है, लीवर लीवर इज मिडवे बिटवीन, अच्छा मिडवे लिख लेना यहाँ पे, मिडवे ऐसा एम डब्ल्यू लिख दिया मैंने, इज मिडवे बिटवीन आपके ये फल्क्रम एंड ये एफर्ट। देखो लीवर नहीं लोड होता है, क्या बताऊँ, यही होता है यार। एक तो दोबारा दोबारा लेक्चर बार बार ऐसा अपलोड करो ना, मतलब बार बार ऐसा रिकॉर्ड करो, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। लोड इज मिडवे बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। ठीक है। तो अब एक बात बताओ यार, मैंने कहा कि आपके फल्क्रम के बीच में लोड होने वाला है, तो आप कहोगे सर ऐसी कहानी आप बना रहे हो कि आपका फल्क्रम तो यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक बात है यार, मैंने फल्क्रम यहाँ डाल दिया, या तो यहाँ डाल दो यहाँ डाल दो, एक ही बात है भैया, ऐसा भी डाल सकते हो, इच्छा आपकी है। फिर आपने कहा सर, आपने कहा कि लोड आपका यहाँ पे है। मैंने कहा बिल्कुल कहा यार, कोई गलत बात नहीं है। फिर आपने कहा सर कि आपका एफर्ट यहाँ है। मैंने कहा ये भी ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक बात बताओ जरा मुझे कि अगर ये लोड बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है एल ए ये होगी, है ना। और फिर कलर चेंज कर लें क्या, ये वाला जो डिस्टेंस है ई वाली, ये होगी आपकी ई ए। तो भैया एक बात बताओ, हमेशा यहाँ पे ई ए बड़ा देन एल ए होगा कि नहीं होगा। और अगर ई ए बड़ा है एल ए से, तो एम ए जो है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वो हमेशा ही वन से बड़ा होगा कि नहीं। बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म बटे कौन सी आर्म, लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म जब मैं यहाँ पर करूँगा और हमेशा ही एफर्ट आर्म बड़ी होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा कौन से टाइप में होता है, तो आप फटाफट से बता दो कि सर टाइप टू में होता है। एग्जाम्पल ले लो इसका, नट क्रैकर मैंने जो ऊपर बनाया था, मैं फिर से नहीं बनाऊंगा। कहाँ चला गया। अच्छा ये देखो ना यार, बढ़िया सा फिगर दे रखा है ये तो, ये देखो, ये देखो यार, ये क्लॉ हैमर है, क्लॉ हैमर मैंने दिखाया था। ये प्लायर्स हैं, प्लायर्स में भी सेम कहानी है, लोड यहाँ पे रखोगे, फल्क्रम ये है, एफर्ट यहाँ लगेगा, तो ये टाइप वन हो गया। अच्छा ये टाइप टू में देखो, यहाँ क्या है, फल्क्रम यहाँ है, लोड यहाँ है, फोर्स यहाँ है। एग्जाम्पल देखिए आप नट क्रैकर का, यहाँ पे आपने लोड रखा हुआ है, फल्क्रम आपका यहाँ है, ई यहाँ है, तो आपको सीधी सी बात समझ आ गई, सर यहाँ पे एम ए जो है हमेशा एक से बड़ा होने वाला है। अरे बोलो हाँ। इसके बाद में व्हील बैरो देख लो। व्हील बैरो समझते हो ना, ये जो ऐसे इसमें कुछ सीमेंट वीमेंट भर ले जाते हैं, या आपने रेलवे में देखा होगा प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं कुछ सामान। तो यहाँ पे व्हील बैरो है आपका। ये व्हील बैरो में क्या है, इधर व्हील जो फिक्स है ये तो फलक्रम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एफर्ट लगाओगे, ये है आपका लोड। तो देखो लोड बीच में आ गया ना, एफर्ट यहाँ पे हो गया, तो यही आपका टाइप टू है। तो टाइप ऐसे चीजें रटना मत ज्यादा, ये समझो जहां भी लोड बीच में है दैट इज टाइप टू। दैट्स इट, अपने आप सारी चीजें समझ जाओगे। अच्छा जी, अब आप आ जाइए क्लास थ्री पर, यानी कि टाइप थ्री वाले पर हम जरा आते हैं। ये तो देखो भाई, यहाँ पे टाइप थ्री वाले में क्या होगा यहाँ, ये वाला देखो। टाइप थ्री में क्या होता है, मैंने बताया भाई, टाइप वन में आपका बीच में फुलक्रम रहेगा, टाइप टू में लोड बीच में रहेगा। अब टाइप थ्री में क्या होता है, आपका जो एफर्ट है, एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन, मिडवे बिटवीन बेसिकली, मिडवे बिटवीन आपका फुलक्रम एंड लोड, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या हो गया, आपका एफर्ट बीच में आ गया। अब आपको अपने आप ये बात समझ में आ गई होगी कि सर आपने फलक्रम यहाँ लगा दिया, आपने कहा कि सर लोड आपका लास्ट में है तो एफर्ट यहाँ कहीं रहा होगा।
दैट मीन्स कि सर आप ये बोल रहे हो, ऐसा रहेगा ये बेसिकली। तो आपका जो एफर्ट है वो देखो यहाँ फुलक्रम के पास में है। दैट मीन्स अब जो आपकी एफर्ट वाली आर्म है वो बड़ी, सॉरी वो छोटी हो जाएगी लोड वाली आर्म से। भैया एफर्ट वाली आर्म इतनी सी रह गई, लोड वाली आर्म ये हो गई। और अगर एफर्ट वाली आर्म छोटी हो गई लोड वाली आर्म से, दैट मीन्स जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो तो एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म होता है। अरे बोलो हाँ। इसका इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये छोटा है इससे, इसका मतलब हो गया सीधा सीधा कि भैया जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो अब एक से छोटा होने वाला है। 0 पॉइंट कुछ कुछ करके आएगा। अरे बोलो हाँ, जीरो से बन के बीच में ही तो रहेगा। ठीक है। तो इस केस में हमेशा जो मैकेनिकल आर्म होती है टाइप 3 में वो छोटी होती है एक से। अच्छा दूसरी बात, एक और थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, है ना, कि अब वो मैं क्वेश्चंस में ही कराऊंगा लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे। हम अगली वाली क्लास में ना इसके लाइंस के और लीवर्स एंड मशीन्स के क्वेश्चंस को करेंगे। वहाँ पे आपको थोड़ी सी और मैं दो चार चीज़ें बतानी है वो वहीं बताऊंगा। तो ये हो गया टाइप 3। इसके एग्जाम्पल देखना चाहो तो आपने कभी रोटियां बनाई हैं या रोटियां बनाते देखा है? जो आपका चिमटा होता है रोटियां बनाने वाला, इस तरीके का होता है। ये तो हो गया इसका फलक्रम। आपका जो लोड है वो देखो, लोड यहाँ पड़ रहा है ना, आप रोटी कहाँ से उठाते हो? रोटी यहाँ से उठाते हो, बट आप एफर्ट यहाँ लगाते हो। तो ये हो गया फलक्रम, ये हो गया एफर्ट, ये हो गया लोड। और जब भी एफर्ट बीच में आएगा वो कैसा बन जाएगा? टाइप 3 लीवर बन जाएगा। बात समझ गए? ऐसे ही आपका जैसे कि अगर आप ये देखो, हाँ आदमी, अरे ऊपर है ना आदमी का हाथ एक, ये देखो, आप आदमी का हाथ देखिए। तो यहाँ पे इसका ये जो कोहनी है ये तो फलक्रम हो गया भैया। कोहनी आप जैसे कुछ कोई चीज़ उठा रहे हो तो ये तो यहाँ पे आपका लोड आपने हाथ में पकड़ लिया, ये फलक्रम हो गया। और आपका एफर्ट कहाँ से लग रहा है? देखो एफर्ट आपका लगेगा यहाँ से। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका, या फिर आम में ना, अरे यार इसने लिखी गलत दिया है। यहाँ नहीं होगा फलक्रम, इसका यहाँ होगा, है ना भैया। ये कोहनी तो इधर उधर हो सकती है ना। तो यहाँ फलक्रम होगा आपका। फिर यहाँ से आपका एफर्ट लग रहा है, यहाँ से ये जो है आप एफर्ट लगा रहे हो, और ये आपका लोड है। ठीक है। ये है ह्यूमन आर्म। और ये आपका वही चीज़ है, शुगर उठाने वाला जो होता है, आप वही समझ लो, चिमटा ही है ये एक तरीके का। तो टोंग्स हो गए, ह्यूमन आर्म हो गए, ये होते हैं एग्जाम्पल आपके टाइप 3 के। या फिर आपका इसमें बेसबॉल बैट होता है ना, बेसबॉल बैट हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको एग्जाम्पल वो दुनिया जहान में कुछ भी दे सकता है, बट आपको कॉन्सेप्चुअल अपना क्लियर रहना है कि कहाँ पे क्या होता है। अब इसका अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज पूछूं तो वो क्या हो जाएगा भाई? लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आई गेस आपको लीवर जो है मशीन्स बेसिक हैं। इसके अलावा जो भी मैंने आपको पुली के बारे में बताया, इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताया, वेज के बारे में बताया, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेल, ये सारी बातें याद रखिए। इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाना है। बाकी हाँ, कुछ मुझे न्यूमेरिकल्स इसके कराने हैं, जो इंपॉर्टेंट बात में बता रहा था, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में है वो। तो वो न्यूमेरिकल्स हम अगली वाली क्लास में देख लेंगे। आपका लोड एंड, सॉरी, लीवर एंड सिंपल मशीन भी ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने यार पीडीएफ के लिए बोला हुआ था, वो पीडीएफ भी आपको आज रात में मिल जाएगी, है ना। उसके बारे में जो भी अपडेट है आज रात तक आपको सब मिल जाएगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा पेनेशिया आईडियो का, उसमें हम अपलोड करा देंगे, टेलीग्राम पे ही अपलोड करा देंगे जो भी है। तो उसको ज्वाइन करके रखिए, आज रात में आपको ये मिल जाएगा। एंड कल का तो खैर यार इसमें बड़ा हमारा वो दिमाग ख़राब रहा कि कैसे करप्ट हो गई। उसको मैंने दिया भी कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा, बट वो हो नहीं पाई, है ना फाइल। कोई बात नहीं, खैर फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छा दूसरी चीज़, जो इन्वायरमेंट साइंस है ना, उसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इन्वायरमेंट साइंस को मैं एमसीक्यू के थ्रू ही करा दूंगा। उसमें थ्योरी वाला पार्ट जहाँ लगेगा वो मैं क्वेश्चन में ही थ्योरी करा दूंगा, है ना वो। उसको ऐसा करेंगे, एमसीक्यू प्लस मिक्स्ड रहेगी वो थ्योरी में। ठीक है यार, फिर मेहनत करो अच्छे से, एंड करता हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अरे हाँ, टॉर्क वाला पार्ट भी है अगली क्लास में, मैं आपको टॉर्क भी करा दूंगा एमसीक्यू के साथ। ठीक है, चलो खैर, बाय बाय।